वेलकम टू डीके जूलॉजिकल साइंस। आप सभी का डीके जूलॉजिकल साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। इसके पहले हमने स्पर्म और ओवम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। आइए देखते हैं फ्रेंड्स फर्टिलाइजेशन क्या होता है। देखिए यहाँ स्पर्म और ओवम, जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं तब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है स्टार्ट होती है। गैमेट्स, स्पर्म और ओवम जो कि हैप्लॉइड गैमेट्स हैं, आपस में मिलकर एक डिप्लॉयड जाइगोट को बनाता है। ये जो है फर्टिलाइजेशन का फर्स्ट प्रोसेस होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, दोनों स्पर्म और ओवम जो है हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। जब आपस में मिलते हैं तो डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है सभी एनिमल्स में एक समान नहीं होती है, कुछ में अलग होती है तो कुछ में सेम भी हो सकती है। जैसे रैबिट्स और मेयर्स में 2 to 4 आवर्स का होता है, रैट में 10 आवर्स का होता है, माउस में 12 to 14 आवर्स का होता है। इसी प्रकार ह्यूमन्स में जो है वो 24 आवर्स का होता है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं हिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की थी ये देखते हैं। सबसे पहले जो मैनर हरोल्ड है उन्होंने फर्टिलाइजेशन को डिस्क्राइब किया था और डिफ़ाइन किया था, ठीक है। और ल्यूवेनहॉक ने इसे इनिशिएट किया था, ठीक है। फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलते हैं तो क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। डेफिनेशन दिया है, फर्टिलाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट आर फ्यूज्ड टुगेदर इनिशिएट द डेवलपमेंट ऑफ न्यू बेबी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ होकर एक न्यू बेबी का फॉर्मेशन करता है, इसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। पोजीशन पर होती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेजाइना का पोर्शन है, यहाँ ये स्टमस वाला रीजन है, जो फुला वाला पार्ट है वो एम्प्यूला कहलाता है। यहीं पर स्टमस और एम्प्यूला के बीच वाले पोजीशन पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। ये जो है मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के बाहर जो प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की, वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाती है। जैसे कि ये फीसेस और फ्रॉक्स, इनमें जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। ये क्या करते हैं, अपने एग्स को वाटर में छोड़ते हैं और स्पर्म्स को वाटर में छोड़ते हैं। अब ये एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं, फिर जाइगोट बनाते हैं। इसी से एक लार्वा का फॉर्मेशन होता है। ये लार्वा एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है ये कि ह्यूमन से पाया जाता है, जो कि बॉडी के अंदर, इनसाइड ऑफ द बॉडी के अंदर पाया जाता है। आगे देखते हैं बायोकेमिस्ट्री के बारे में। इसमें जो है फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन दो जो है प्रोटीन्स होते हैं। जो फर्टिलाइजिन होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन होती है, जो कि ओवम में पाया जाता है। फर्टिलाइजिन एक्चुअल में है क्या, वो ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि एमिनो एसिड होता है। ये जो एमिनो एसिड है उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है कितना होता है, 3 lakhs होता है। और एंटी फर्टिलाइजिन क्या है, वो एसिडिक प्रोटीन्स होते हैं जो कि स्पर्म में पाया जाता है। इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 10,000 मॉलिक्यूलर वेट होता है। ओके, देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मैकेनिज्म क्या होता है, अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू ओवा। स्पर्म और ओवा आपस में मिलते हैं, उससे पहले वो एक दूसरे के पास कैसे पहुंचते हैं, वो होता है कैपेसिटेशन एंड फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। इसको हम बायोकेमिकल प्रोसेस भी कहते हैं। ओके, अब आता है एक्रोसोम रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म। एक्रोसोम जो है वो रिलीज़ होता है और एक का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसको पेनिट्रेट करने का कार्य करता है। वह एक्टिवेशन ऑफ ओवम, जैसे ही ओवम में एक्रोसोम रिलीज़ होता है, ओवम के जो आउटर लेयर है उसको पेनिट्रेट करता है, वैसे ही जो ओवम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। इसमें क्या होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी की तरह ही कार्य करते हैं। जो स्पर्म का पार्टिकल्स होता है और
ओवम का जो पार्टिकल्स होता है, ओवम में क्या पाया जाता है, फर्टिलाइजिंग केमिकल, और स्पर्म में क्या पाया जाता है, एंटी फर्टिलाइजिंग। दोनों क्या होते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी की तरह आपस में जुड़ जाते हैं। इससे क्या होता है, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। स्पर्म जो है स्टमक में इंटर करता है तो वहाँ पर क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ एल्ब्यूमिन जो है वो हाई हो जाता है। मतलब क्या है, एल्ब्यूमिन के कंसंट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन बहुत लो हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर आ जाता है। किसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, स्पर्म के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें से कोलेस्ट्रॉल जो है बाहर आने लगता है। और उसी दौरान क्या हो जाता है, पोटेशियम आयन चैनल जो कि एक लीकी चैनल होता है, वहाँ से पोटेशियम आयन बाहर आने लगता है। अब इसमें क्या होता है, हाइपरपोलराइजेशन मेम्ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। तब HCO3 बाइकार्बोनेट जो है और कैल्शियम Ca2+ आयन ओपन हो जाता है। ठीक है, ये भी एक चैनल होता है जो कि ओपन हो जाता है, जिससे क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर ओवम आएगा। जो ओवम का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होता है, ओपन हो जाता है और उससे क्या होता है, कैल्शियम और HCO3- जो है वो रिलीज होने लगता है। अब इससे क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ एडिनाइल साइक्लेज। ये जो है हमारा मेन अब आगे है एक्टिवेशन ऑफ एडिनाइल साइक्लेज। इन दोनों के इन्फ्लक्स से HCO3- और Ca2+ के इन्फ्लक्सेशन की प्रोसेस के कारण जो एडिनाइल साइक्लेज होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब ये एडिनाइल साइक्लेज जो है वो साइक्लिक AMP को एक्टिवेट करता है। साइक्लिक AMP जैसे ही एक्टिवेट होता है तो ये क्या करता है, प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट करता है। ये सेल साइकिल में हम पढ़ेंगे। ओके, प्रोटीन काइनेज A जो है PI3K को एक्टिवेट करता है, जबकि PLC3 अल्फ़ा और गामा को इनहिबिट करता है। जो PI3K है वो कैपेसिटेशन प्रोसेस को प्रमोट करता है, जबकि जो PLC अल्फ़ा और गामा होता है वो कैपेसिटेशन की प्रोसेस को इनहिबिट करता है। अब प्रमोट करता है, इसका मतलब ये है कि ये जो है कैपेसिटेशन की प्रोसेस को प्रमोट करेगा, जिससे कि क्या होगा, ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को प्रमोट करेगा। जबकि जो PLC अल्फ़ा और PLC गामा है ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को इनहिबिट करने का कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड, लाइसिन वही स्पर्म में पाया जाता है। ओके, जब एक्रोसोम रिलीज़ होता है तो ये जो है स्पर्म के जो आउटर कैप जो है वो रिलीज़ हो जाता है। इसी को हम कैपेसिटेशन की प्रोसेस भी कहते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हम कैपेसिटेशन एंड एंटी फर्टिलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें देखते हैं, कैपेसिटेशन में रिजल्ट फ्रॉम द रिमूवल ऑफ सम इनहिबिटिंग मटेरियल्स फ्रॉम द स्पर्म। जो स्पर्म होता है उसमें से कैप वाला रीजन पर हमने बताया था कि क्या पाया जाता है, कैटेस्पर नामक एंजाइम, जो कि एक लाइसिन प्रोटीन होता है। जैसे यही कैटेस्पर एंजाइम जो है वो रिलीज़ होकर एक के जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको पेनिट्रेट करने का कार्य करता है। ओके, इस प्रोसेस है एक्टिवेशन इंक्लूड्स फॉलोइंग इवेंट्स। अब मैकेनिज्म के अंतर्गत ही ये प्रोसेस आती है। जो ओवम है वो कैसे एक्टिवेट होता है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन। फर्टिलाइजेशन कोन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, कॉर्टिकल रिएक्शन होता है और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। और इसमें कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। ठीक, जैसे ही एक्रोसोमल ट्यूब्स जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ता है तो एक ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। इसी को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन कोन। ये देखिए यहाँ पर दिखा है, ये फर्टिलाइजेशन कोन का फॉर्मेशन हो गया है। ये प्लाज्मा
स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ओवम का प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आपस में मिलकर एक कोन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कोन कहते हैं। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन की टाइम जो है उसमें कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस आ जाते हैं, जैसे आयनिक चेंजेस, रेस्पायरेशन चेंजेस, रेस्पायरेटरी रेट जो है वो बढ़ जाता है। और इस टाइम क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस हाई लेवल में होने लगता है और माइटोसिस की प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा होने लगती है। और इस टाइम जो परमीबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप करके पढ़ेंगे कि जो स्पर्म और ओवम का मिलन कैसे होता है और फर्टिलाइजेशन में जो भी प्रोसेस हुई है वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं जो स्पर्म है वो एक के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होने ही वाला है। जैसे ही स्पर्म जो है एक के पास पहुँचता है तो यहाँ पर उपस्थित कैटास्पर नामक एंजाइम, जिसको हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइसिन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्या होता है, कैपेसिटेशन की प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होती है। कैपेसिटेशन में क्या होता है, इसका जो कैप वाला रीजन है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही रिमूव होता है तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो कैटास्पर होता है उसको रिलीज़ करता है। उसके बाद आता है एक्रोसोम रिएक्शन। यहीं पर जो है एक्रोसोमल प्रोसेस होती है। इसमें उपस्थित जो कैटास्पर है यहाँ पर कुछ स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ऐसे वाइट शेप में जो दिखाई दे रहा है वो हमारा क्या है, स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर्स होते हैं। इससे जो कैटास्पर एंजाइम है वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आपस में फ्यूज हो जाते हैं। कॉन्टैक्ट एंड फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग मेम्ब्रेन्स, तो इसको क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, और इस टाइम क्या होता है, जो स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर जो है वो रिमूव हो जाता है। यहाँ पर कुछ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो है वो बर्स्ट हो जाते हैं जैसे ही जो स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर्स एंजाइम से बाइंड करता है, तो फिर यहाँ पर कॉर्टिकल ग्रैन्यूल से गोल से रचना दिखाई दे रही है, वो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल से वो बर्स्ट हो जाती है। और इसी टाइम क्या होता है, स्पर्म का न्यूक्लियस जो है इंटर करता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल रिएक्शन कहते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जो पहले कांटेक्ट होता है स्पर्म और ओवम का, फिर एक्रोसोमल रिएक्शन की प्रोसेस होती है। उसके बाद क्या होता है, कांटेक्ट एंड फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग मेम्ब्रेन। उसके बाद स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है वो इंटर करता है। उसके बाद कॉर्टिकल रिएक्शन की प्रोसेस होती है। कॉर्टिकल रिएक्शन की प्रोसेस में क्या होता है, जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं वो बस्ट हो जाते हैं। उसी टाइम जो है एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। इससे क्या होता है, जो और स्पर्म होते हैं वो इंटर नहीं कर पाता है। मतलब ये क्या होता है, पॉलीस्पर्मी को रोकता है। पॉलीस्पर्मी को और अच्छे से पढ़ने के लिए हम एक न्यू वीडियो बना देंगे, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं पॉलीस्पर्मी होता क्या है। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा अगर आपको पॉलीस्पर्मी समझ ना आया हो तो। और जो अदर आने वाले स्पर्म होते हैं उसके एंट्री को रोकता है, जिससे एक से अधिक स्पर्म इंटर ना कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच गाइस, आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ताकि मैं आगे ऐसी वीडियो बनाती रहूं और आप लोग के लिए नए नए वीडियोस बनाती रहूं। ये सभी स्टूडेंट्स MSc BSc 11 12 सभी क्लासेस के लिए हैं। थैंक यू।